नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो उन BHMS डॉक्टर्स के लिए या उन BHMS स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कभी ना कभी किसी ने ये ज़रूर कहा होगा कि BHMS में जो एस है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो BHMS में जो एस है वो सर्जरी के लिए है और होम्योपैथी में तो कोई सर्जरी होती ही नहीं है। तो फिर आप सर्जरी में क्या पढ़ते हैं? या अगर BHMS में एस लगा हुआ है तो आप सर्जरी करते हैं या नहीं करते, और नहीं करते तो एस फिर क्यों लगा हुआ है? तो कई बार स्टूडेंट्स को ये जवाब देना मुश्किल हो जाती है। खास करके कई बार तो मैं देखता हूँ कि BHMS डॉक्टर्स ये जवाब नहीं दे पाते कि हमारी डिग्री में एस क्यों लगा हुआ है और हम सर्जरी तो करते ही नहीं है। फिर एस लगाने का क्या मतलब है? तो मैं आपको इस वीडियो में इसका एक ऐसा आंसर बताऊंगा जो जब भी आपसे ये क्वेश्चन करे तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको BHMS की फुल फॉर्म बताई, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें जो एस का मतलब है वो है ग्रेजुएशन इन सर्जरी। देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो भी सर्जरी करते हैं वो मास्टर इन सर्जरी होते हैं, ना कि बैचलर इन सर्जरी। जो भी डिग्रीज बैचलर इन सर्जरी होती है या सर्जरी में जो बैचलर डिग्री वाले होते हैं वो सर्जरी के लिए पात्र नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है। जैसे MBBS में भी क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका मतलब ये है कि ये भी सर्जरी नहीं कर सकते, सिर्फ ये सर्जरी को पढ़ते हैं जिस प्रकार से एक BHMS वाला पढ़ता है या BAMS वाला पढ़ता है। तो सबसे पहले आप उनको ये बताएंगे कि सर्जरी सिर्फ मास्टर डिग्री वाला ही कर सकता है, जिसको हम MS कहते हैं, मास्टर इन सर्जरी। वही सर्जरी के लिए एलिजिबल है। BHMS, BAMS और MBBS सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते, पहली बात। फिर ये सर्जरी हम पढ़ते क्यों हैं? तो देखिए दोस्तों, जब आप BHMS करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कोई पेशेंट अपनी समस्या लेके आपके पास आएगा तो उसको ये पता नहीं होता है कि उसको होने वाली प्रॉब्लम का इलाज सर्जरी के द्वारा होगा या दवाइयों से भी वो संभव है। ये आपको देखने वाला डॉक्टर ही बता पाता है कि आपको ये जो परेशानी हो रही है इसमें सर्जरी होगी या फिर आपका इलाज मैं दवाई से भी कर सकता हूँ। सर्जरी के अंदर हम उन सारी बीमारियों को पढ़ते हैं जिनका इलाज मोस्टली सर्जिकल होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे मैं कुछ बीमारियों के नाम आपको बताऊंगा। जब आपको रीनल स्टोन निकालना है तो आप उसमें लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं या आपको स्टोन का रिमूवल कर सकते हैं। जब आप गॉल ब्लैडर स्टोन पढ़ते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनते हैं, इनका सर्जिकल इलाज क्या है, या जब कोई ट्यूमर हो जाएगा तो कैसे सर्जरी करी जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें आप सर्जरी में पढ़ते हैं। तो सर्जरी में वो बीमारियां आपको पढ़ाई जाती हैं जिनका इलाज इन जनरल मेडिकल में ये माना जाता है कि सर्जरी के द्वारा ही संभव है। ये बात सही है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथी में दवाइयों से भी हो जाता है जो कि सर्जिकल मानी जाती हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी आप एक बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको कि सर्जरी के अंदर, सर्जरी की किताब के अंदर हम वो बीमारियां पढ़ते हैं जिनका इलाज सर्जिकली संभव है, जिनको हम मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। तो एक होम्योपैथ को सर्जरी इसीलिए भी पढ़ाई जाती है या MBBS वाले को सर्जरी इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब कोई पेशेंट ऐसा जो कि सर्जिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो आप ये पहचान पाएँ कि भैया तेरे को ये सर्जिकल प्रॉब्लम है और इसका इलाज सर्जरी से ही होगा, या आपको ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, मैं होम्योपैथी में भी इसका इलाज कर सकता हूँ, पर अगर मैं किसी वजह से इसको ठीक नहीं कर पाया तो तुम्हें
इस नाम की सर्जरी, इस प्रकार की सर्जरी करानी पड़ सकती है। ये एडवाइस आप मरीज को तभी दे पाएंगे जब आपने सर्जरी पड़ी होगी। तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि आपके पास जो पेशेंट आता है उसको नहीं पता होता कि वो मेडिसिनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या सर्जिकल से। वो तो आएगा, अपनी समस्या बताएगा, डॉक्टर जांचें कराकर और उसको चेक कर कर, एग्जामिन कर कर ये डिसाइड करेगा कि उसको होने वाली प्रॉब्लम सर्जरी से ठीक होगी या दवाई से ठीक होगी, या पहले मैं उसको दवाई से ठीक करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं हुई तो फिर उसमें सर्जरी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर 2-3 तरह के एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल जिसमें सर्जरी ही होगी और जिसमें दवाई का कोई रोल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपके दांत में कीड़ा लग गया है, जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं, और आपका दांत बिल्कुल खराब हो चुका है, खाली हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल होल बन गया है उसमें। और आप सभी जानते हैं कि दांत हमारे बॉडी का ऐसा टिश्यू है जिसकी रीजनरेशन नहीं होती, वो दोबारा नहीं बनते। हमारे जो परमानेंट टूथ होते हैं वो कभी दोबारा नहीं बनते। तो ऐसे में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, फिर वो चाहे उस टूथ की फिलिंग हो, फिर वो चाहे उस टूथ का एक्सट्रैक्शन हो, मतलब जिसको हम रिमूवल कहते हैं, लेकिन ये काम डेंटल वाला ही करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका दर्द कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से। तो ये जो मैंने आपको टूथ कैरीज के बारे में बताया, ये मैंने कहाँ से पढ़ा? मैंने सर्जरी से पढ़ा। जब मैंने डेंटल सर्जरी पढ़ी तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि दांत हमारी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो एक बार खराब हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। तो अगर किसी का दांत पूरा कैरीज से अफेक्ट हो चुका है, दांत खराब हो चुका है, तो मैं एज एन होम्योपैथ या एज एन एमबीबीएस सिर्फ उसका दर्द कंट्रोल कर सकता हूं। उसके दांत को निकालना और उसकी फिलिंग करने का काम मेरा नहीं है, वो सर्जरी में होगा। तो मैंने उसको ये एडवाइस दी ना कि भैया इसमें या तो आपको दवाई से दर्द कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर तुम्हें दांत निकलवाना पड़ेगा या उसकी फिलिंग हो जाएगी। तो ये नॉलेज हर बीएचएमएस वाले और एमबीबीएस जो ग्रेजुएट डिग्री वाले होते हैं उनको होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर एस का मतलब। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम बात करेंगे रीनल स्टोन्स की। आप सब ने सुना होगा कि होम्योपैथी में पेशाब की पथरी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर केस आप ठीक नहीं कर सकते। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोन है वो कितना बड़ा है। जैसे अगर वो स्टोन 5 mm का, 8 mm का, 10 mm का या 15 mm तक का भी है तो आप दवाइयों से उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से कम mm का जो स्टोन होता है वो इजीली यूरेटर से पास हो सकता है, इसलिए हम उनकी पथरी को निकाल पाते हैं। लेकिन मेरे पास कई ऐसे केसेस आए जिनकी साइज मान लीजिए 25, 30, 35 mm तक भी है। तो जब इतने बड़े स्टैग हॉर्न रीनल स्टोन होते हैं तो एक तो वो निकल नहीं सकते, दूसरा क्या होता है कि अगर हमने लंबे टाइम तक उनकी दवाइयाँ चलाई और ये कोशिश किया कि इसको छोटा करके निकाल लेंगे तो उनकी किडनी खराब हो सकती है। हो सकता है कि स्टोन के दबाव से उनकी किडनी फेल हो जाए, और किडनी भी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो दोबारा नहीं बनता। तो ऐसे केस में हम उसको ये एडवाइस करेंगे कि आप लिथोट्रिप्सी कराएं। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि लेज़र वेव से उस स्टोन को वो ब्लास्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर ही, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और वो टुकड़े यूरेटर से पास हो जाते हैं इजीली। अब जब यूरेटर से पास होंगे तो मरीज को बहुत ज़्यादा पेन होगा तो आप स्टंटेड भी डाल सकते हैं, जिससे वो पेन के बिना ही स्टोन बाहर आ जाएगा। ये सारी बातें मैंने सर्जरी से ही पढ़ी हैं। तो मैं अपनी दवाई चलाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी मरीज में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं फिर सर्जन के पास रेफर करूंगा, चूंकि मैंने ये पढ़ा है कि इसमें सर्जरी कैसे होगी या कैसे होगा। हालांकि मैं सर्जरी कर नहीं सकता, लेकिन मैं मरीज को रेफर कर सकता हूं या मरीज को सलाह अच्छी दे सकता हूं। एक और यहां पर मैं केस आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने बहुत देखे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम रीनल स्टोन को नीचे उतारते हैं अपनी दवाइयों से तो वो यूरेथ्रा में फंस जाता है।
कभी कभी 8 mm या 10 mm का स्टोन यूरेथ्रा में भी फंस जाता है, निकलता नहीं है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि मरीज की यूरिन रुक जाती है, बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमको ये पता होता है कि ऐसे केसेस में हम मरीज को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्जन के पास भेजेंगे जो कि यूरेथ्रोस्कोप डालकर उस स्टोन को बाहर निकाल लेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम सर्जरी क्यों पढ़ रहे हैं। हम सर्जरी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम मरीज को उपयुक्त सलाह दे पाएँ, उसको किस सर्जन के पास जाना है, उसको कैसी सर्जरी होगी, ये मरीज को जो आप एडवाइस करेंगे वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने सर्जरी पढ़ी होगी। हम सर्जरी कर नहीं सकते, सर्जरी की एडवाइस कर सकते हैं जब भी मरीज को आवश्यकता होगी। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद दी जा सकती हैं, जो कि एलोपैथ के पास नहीं होती और इनका बहुत वंडरफुल रिजल्ट होता है। मैं आपको अगले वीडियो में इन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि जब किसी मरीज की सर्जरी होने जाती है तो उसकी क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, वहाँ पर आप क्या दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं होम्योपैथी की, या सर्जरी के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको आप सक्सेसफुली चला सकते हैं और मरीज को आराम दे सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑपरेशन थिएटर में भले ही ऑपरेशन सर्जन कर रहा हो, लेकिन आप पास में खड़े होकर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप होम्योपैथी की दवाई से सर्जन और सर्जरी करा रहे मरीज की हेल्प कर सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी ही आपको मैं होम्योपैथिक दवाइयों का आपको एक वीडियो दूंगा जो कि सर्जरी में इम्पॉर्टेंट होती हैं या सर्जरी के केसेस में काम आती हैं। थैंक यू, गुड बाय।